नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 40 यात्रियों से भरी बस में लगी आग, 25 लोगों को ही हुई मौत। हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आंध्र सीएम ने जताया दुख। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। समस्तीपुर, बेगूसराय में होगी विशाल रैली। अमित शाह और जेपी नड्डा भी प्रचार अभियान को देंगे धार। महागठबंधन का चेहरा बनने के बाद तेजस्वी भी शुरू करेंगे प्रचार। मुकेश सहनी और लेफ्ट नेताओं का मिलेगा साथ। एनडीए ने लोगों को याद दिलाया जंगल राज। देश में आज लगेगा रोजगार मेला। 51,000 से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। भारत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 53 रन से दी मात। स्मृति मंधाना बनी प्लेयर ऑफ द मैच। समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां कुर्नूल जिले में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक लग्जरी प्राइवेट बस में आग लग गई। यह हादसा चिन्ना टेक्कुर गांव के पास हुआ और आग इतनी भयंकर थी कि बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बस में 40 लोग सवार थे। इस हादसे में 25 लोगों की मौत की खबर है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट स्लीपर बस लगभग 40 यात्रियों को ले जा रही थी और जब सुबह 3:30 बजे बस की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और बस में आग लग गई। आग सबसे पहले बस के सामने वाले हिस्से में लगी और तेजी से फैल गई, जिससे फ्यूल टैंक में विस्फोट हो गया और घटना इतनी भीषण थी कि बस कुछ ही सेकंड में आग की लपटों से घिर गई और हादसे के वक्त यात्री सो रहे थे। यात्री कुछ समझ पाते तब तक आग पूरे बस में फैल गई और कुछ यात्रियों ने इमरजेंसी एग्जिट से निकलने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरे शोक व्यक्त किया है। नायडू ने एक्स पर लिखा है कि कुर्नूल जिले के चिन्ना टेक्कुर गांव के पास हुई विनाशकारी बस दुर्घटना के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए दुखद बस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई भीषण बस आग दुर्घटना में जन हानि अत्यंत दुखद है। मैं दिवंगतों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ और इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी शंखनाद करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जाकर सुबह 11 बजे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। पीएम मोदी की सभा के दौरान एनडीए के सभी नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे बेगूसराय जाएंगे, जहां 2 बजे वे जनसभा करेंगे। अपने संबोधन के दौरान वे विपक्ष को कड़ा संदेश भी दे सकते हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव बिहार के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उन्हें लठबंधन कहती है। उन्हें युवाओं या बिहार के भविष्य की चिंता नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने नक्सलवाद और माओवादी आतंक को बढ़ावा दिया, जिससे बिहार की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। और साथ ही पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि बिहार की जनता किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालकर विकास की नई रोशनी लाने का काम किया है। बिहार विधानसभा की सियासी तपिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म और कर्मभूमि से मिथिलांचल के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम की समस्तीपुर के दूधपुरा से सभा करने के यही मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की समस्तीपुर में ये 4थी सभा होगी और आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे, जहां वे कर्पूरी ठाकुर के जीवन काल की झलकियों को देखेंगे, जिसमें उनके सादगीपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया गया है। सादगीपूर्ण जीवन की झलक प्रदर्शनी में कर्पूरी ठाकुर के जीवन की झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें उनके रहन सहन, झोपड़पट्टी, सिलौटी पर मसाला पीसने और उनकी झोपड़ी के अंदर कोठी, चूल्हा सहित अन्य व्यवस्था को दिखाया गया है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता थे जो जब तक जिंदा रहे हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहे। गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित जिसके साथ अन्याय होता था, जुल्म होता था, उसके विरुद्ध में वो लड़ते थे। 1952 से वो मरते दिन तक विधायक रहे। ताजपुर, समस्तीपुर, फुलपरास और सोनवर्षा से। कर्पूरी ठाकुर के गांव में हमारी मुलाकात उनके छोटे भाई के बेटे नित्यानंद ठाकुर से हुई। उन्होंने बताया कि मैं बचपन में उनके साथ खूब घुमा हूँ। जगह जगह जनता के काम से उनकी शिकायत पर उनसे मुलाकात करने कर्पूरी जी जाते थे। उनके जमाना को न गाड़ी थी, न घोड़ा थी और साइकिल से ही और पैदल ही प्रचार होता था इनके समय में, ठाकुर जी के समय में। प्रचार के समय घर 2 रोज 1 रोज पर आते थे, नहीं तो गांव में ही पैदल, अधिकतर साइकिल भी नहीं, पैदल ही घूमते थे और प्रचार करते थे। उनके पार्टी के वफादार रहे, जब से होश संभाले तब से उनके आइडियोलॉजी से हम प्रभावित हुए। इस रैली का लक्ष्य मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत करना है। इस रैली में विकास और सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पर यह सभा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए 2020 के चुनाव में जीती हुई सीटों को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सबसे पहले इस बॉर्डर झोपड़ी को देखेंगे, जिसे स्थानीय प्रशासन ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन और सादगी को दर्शाने के लिए तैयार किया है। यह प्रतीकात्मक झोपड़ी दिखाती है कि किस तरह साधारण जीवन और संघर्ष से जननायक की सोच ने आकार ली। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में चुनावी जनसभा करेंगे। वे सिवान और बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह पहले सिवान के कईलगढ़ हाई स्कूल मैदान में रैली करेंगे और सिवान से बीजेपी ने मंगल पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं इसके बाद अमित शाह बक्सर के किला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से उम्मीदवार बनाया है। इन सभाओं के जरिए अमित शाह 12 एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। यह अमित शाह का 1 हफ्ते में बिहार का दूसरा दौरा है और इससे पहले 16 से 18 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने छपरा के तरैया में एक रैली को संबोधित किया था और इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शाम 6 बजे वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित हथसारगंज नाका में प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव आज से प्रचार शुरू कर रहे हैं। आरजेडी नेता आज राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। तेजस्वी पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और इसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में उनकी रैलियां होंगी। तो वहीं महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी भी सिमरी बख्तियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी यादव को लेफ्ट नेताओं का भी साथ मिलेगा। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज आरा से अपनी चुनावी दौरा शुरू करेंगे। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि पर 70 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। दूसरे चरण के लिए कुल दाखिल 1761 नामांकन पत्रों में से जांच के बाद 1372 सही पाए गए, जबकि 389 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे रद्द कर दिए गए। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार गया जिले के गया टाउन, रोहतास जिले के सासाराम और कैमूर जिले के चैनपुर सीट्स पर सर्वाधिक 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज, पूर्वी चंपारण जिले की लौरिया और सुगोली सीट से सबसे कम 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और यहां बुलेटिन में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला पहल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस 17वें रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की आजीविका सृजन और युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की दिशा में बड़ा कदम है। ये रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने केरल दौरे के अंतिम दिन आज एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति छात्राओं को देश के विकास में सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित करेंगी। और इससे पहले कल वे सेंट थॉमस कॉलेज पलई के प्लेटिनियम जुबली कार्यक्रम के समापन समारोह में भी शामिल हुई थी। केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय आगामी 3 से 5 नवंबर तक दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी कि ESTIC 2025 का आयोजन करेगा। और इस सम्मेलन की थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इम्पैक्ट है। कॉन्क्लेव का युवा कैसे लाभ ले सकते हैं, और इस पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने मंत्रालय के सचिव S कृष्णन से विशेष बातचीत की। ESTIC कॉन्क्लेव नवंबर 3 से 5 को होने वाला है और हमारे साथ है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्रेटरी R कृष्णन। कृष्णन साहब, आपने आज एक लॉन्च किया है AI फॉर सोशल इम्पैक्ट। आप व्यवहारिक शब्दों में समझाइए कि इसका मतलब क्या है, क्या होगा इसमें? देखिए, AI फॉर सोशल इम्पैक्ट
ESTIC इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 जो कि नवंबर 3 से 5 तक दिल्ली में हो रहा है, उस इवेंट में ये एक थीम है AI फॉर सोशल इम्पैक्ट, और उस थीम पर एक सेशन जिसका आयोजन हो रहा है वो मेटी मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो उसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें एक काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, एकेडमिक एक्सपर्ट्स रहेंगे, इंडस्ट्री में जो काम किए हैं इस एरिया में वो रहेंगे, और ये आके बताएंगे कि AI के माध्यम से कैसे एक इम्पैक्ट किया जा सकता है समाज में और हमारे इकोनॉमी में। जैसे मनरेगा है या रोजगार का मामला है या फिर आवास की योजना है, ये जो सोशल इम्पैक्ट के बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है, तो उसमें क्या AI का उपयोग हो सकता है, और ये भी क्या आपके थीम में संलग्न है? बहुत सारे एरियाज़ में भी हम AI का यूज़ कर सकते हैं, और उसके माध्यम से जो सरकारी सर्विसेज हैं वो और बेहतर बनाए जा सकते हैं और अच्छी तरह हम दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पे AI एक बहुत ही इमर्जिंग एरिया है, और किस तरीके से जो सामाजिक प्रभाव वाले जो कार्यक्रम है सरकार के, और किस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है, इसे भी AI के माध्यम से समझा जा सकता है और कार्यक्रमों को ठीक तरीके से लागू किया जा सकता है। DD न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। छठ पर्व के अवसर पर स्टेशन परिसर में 3 पंडाल लगाए गए हैं, जहां यात्रियों को आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। स्टेशन पर RPF और GRP के जवान तैनात हैं। टिकट काउंटर पर भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर में रेल यात्रियों ने रेल की इन सभी व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफ की। अचंभित हूँ, इस साल मैंने भीड़ देखा ही नहीं छठ के इस त्यौहार पे, जबकि यहाँ पैर रखने का जगह नहीं होता था। रेलवे में डेवलपमेंट हो रहा है, विशेष करके मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशन पे डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं, और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है हमारे यहाँ बिहार में। ज़्यादा सीट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, किसी भी जगह पे एक्सेस बढ़ गया है, हम लोग किसी भी जगह पे आराम से जा सकते हैं, टिकट्स आसानी से मिल जाती हैं। आने जाने में सभी को सहूलियत मिलेगी, आराम मिल रहा है, लोगों को टिकट लेने में सहूलियत हो रही है, सीट आराम से मिल रही है, साफ सफाई मेंटेन की जा रही है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, लोगों को बैठने के लिए कोशिश किया गया, अतिरिक्त पंडाल ये सब बनाया गया प्लेटफॉर्म पर। पहले जो ट्रेन कंजस्टेड रूप में यात्री चलते थे, अब सुविधाजनक इनके माने सुचारू रूप से विधि व्यवस्था के तहत अच्छे से लोग सफ़र कर रहे हैं। हम टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसानी हो रही है। हर ढंग की सुविधा, सुख सुविधा लगभग अभी तक मिल रहा है। मोदी सरकार जी जो ट्रेन चलाए हैं उसके तहत बहुत लोगों को फायदा है इससे, और अच्छे ढंग से लोग यात्रा कर रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। यात्रियों की सुविधा के पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर घर लौट रहे यात्रियों ने बताया है कि पहले ट्रेनों में सफाई की स्थिति ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अब स्थिति काफी बेहतर है। ट्रेनों में साफ सफाई और व्यवस्था में काफी सुधार है और कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। स्पेशल ट्रेनों के चलते भीड़ भाड़ में भी कमी आई है और सफर आरामदायक हो गया है। पहले के बनस्पत हम लोग यात्रा करते तो साफ सुथरा नहीं मिलता, अभी आपके साफ सुथरा में काफी प्रगति हुआ है। जैसे पूजा चल रहा है और भीड़ भाड़ का पहले रहता था, लेकिन अभी जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उससे ऐसा भीड़ भाड़ का कुछ एहसास नहीं हो रहा। अभी हम ट्रेन से आए हैं, काफ़ी सुविधाजनक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, यात्रा के दृष्टिकोण से भी रेलवे अच्छा इम्प्रूव कर रहा है और भविष्य में और अच्छी सुविधाएं कटिहार वासियों और तमाम इधर रेलवे यात्रियों को मिले। सब सुविधा है, पानी साफ सुथरा, लेटरिन बाथरूम सब साफ है। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक नितिन नीरा चंद्रा द्वारा निर्देशित और हॉलीवुड व बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीतू चंद्रा द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित फिल्म छठ 24 अक्टूबर को वेव OTT पर रिलीज होने जा रही है। आकाशवाणी के रंग भवन में फिल्म का प्रीमियर हुआ, देखते हैं।
छठ बिहार की सांस्कृतिक और भावनात्मक जड़ों से जुड़ी एक सशक्त फिल्म है जो श्रद्धा, परंपरा और अपनी मिट्टी से अटूट रिश्ते की मार्मिक कहानी कहती है। ये फिल्म भारत के सबसे पवित्र और भव्य पर्वों में से एक छठ पर्व की आत्मा को सिनेमा के माध्यम से जीवंत करती है। सशक्त निर्देशन और बेहतर अभिनय के साथ छठ दर्शकों के दिलों को छूने वाली ऐसी भारतीय फिल्म है जो देश की लोक संस्कृति के गौरव को दर्शाती है। हमारा आवाज तो आयल होई। वही वाला रहे दीदी। प्रणाम दीदी। आकाशवाणी के रंग भवन में फिल्म का प्रीमियर हुआ। इस मौके को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने और भी खास बना दिया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल और सीईओ गौरव द्विवेदी ने छठ पर्व के मौके पर इस फिल्म की रिलीज को खास बताते हुए प्रसार भारती के OTT चैनल वेव्स की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला। नीतू चंद्रा जी का बनाया हुआ छठ पे बहुत अच्छी एक फिल्म बनाई गई जिसका प्रीमियर अटेंड करने का अवसर मिला। बहुत सदियों से छठ का त्यौहार मनाया जाता है जिसमें कि छठी मैया की पूजा होती है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो इस फिल्म को पूरी सादगी और इमोशन और जो एक पवित्रता होती है त्यौहार की, उस हिसाब से इसको फिल्माया गया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है। वेव्स के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि डिजिटल मीडियम से कंटेंट कंज्यूम करने वाली जो हमारी युवा आबादी है, एक तो हम उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, उनके साथ मिल करके नया कंटेंट बनाएं और साथ में ये इस कंटेंट को एक मंच भी प्रदान करें जिससे कि वो अपने दर्शक वर्ग तक पहुंच सके। बिहार की धरती पर बनाई गई भोजपुरी की मिठास में डूबी फिल्म छठ अब वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 24 अक्टूबर से दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। ये फिल्म दर्शकों के लिए दिल से दिया गया तोहफा है। ये फिल्म छठ की भक्ति, प्रेम और परंपरा की भावना को बयां करती है। Chhat is very different because Chhat is a feeling from Bihar. Chhat is Bihar. Bihar is Chhat. It is in Bhojpuri. It's very, very clean film. I'm very proud of the fact कि हम छठ पे फिल्म बना सके और छठी मैया का आशीर्वाद रहेगा तो हम और भी बहुत फिल्में बनाते रहेंगे। Story is very authentic. The locations are real, and you will really see the authenticity of the language in a lot of other content which is being published in various OTT platforms or in films, so to say. So this film is different because of its authentic treatment of the language and the character. जो विधि विधान से छठ करते हैं, जितनी श्रद्धा से छठ करते हैं, उसको हम लोगों ने दिखाया है अपनी मूवी में। और मतलब जो एक्चुअल रियल बिहारी कल्चर है, जो ऑथेंटिक भोजपुरी है और जो एक्चुअल बिहार के लोग जैसे रहते हैं, जैसे बात करते हैं, इस फिल्म में हम लोगों ने वही दिखाने की कोशिश की है। बेसिकली मिरर ऑफ बिहार आप बोल सकते हैं इस फिल्म को। वेव्स OTT पर उपलब्ध फिल्म छठ इस त्योहार से जुड़ी लोक भावना और रंग को बड़े पर्दे के माध्यम से हर भारतीय की आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास है जो भारत के सांस्कृतिक सार से जुड़ती है। आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन से शहला निगर की रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए एक अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को DLS नियम के तहत 53 रन से मात दी। भारत के लिए स्मृति मंधाना और प्रीतिका रावल ने शतक लगाए और शतक लगाने वाली और 3 कैच लेने वाली स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को करो या मरो के मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्मृति मंधाना और प्रीतिका रावल ने भारत को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 212 रन की साझेदारी हुई। ये विश्व कप में भारत की ओर से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही। स्मृति मंधाना ने इस विश्व कप में अपना पहला और कुल मिलाकर वनडे क्रिकेट में अपना 14वां शतक लगाया। ये विश्व कप के इतिहास में उनका तीसरा शतक है। वहीं ये इस विश्व कप में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का पहला शतक रहा। प्रीतिका रावल ने भी अपना शतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ये प्रीतिका का इस विश्व कप में पहला और वनडे में दूसरा शतक रहा। स्मृति मंधाना 109 रन बनाकर आउट हुई।
पिछले मैच में ड्रॉप की गई जेमिमा रॉड्रिग्स तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरी और उन्होंने भी तेजी से रन बनाए। प्रतिका 122 रन की पारी खेलकर आउट हुई। वहीं जेमिमा ने 38 गेंद में अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ये विश्व कप में उनका पहला अर्धशतक है। वहीं भारत की तरफ से ये तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। 48 ओवर के खेल के बाद मैच में बारिश का खलल देखने को मिला और मैच रोकना पड़ा। दोबारा मैच शुरू हुआ और मैच को 49 ओवर का कर दिया गया। निर्धारित 49 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 340 रन बनाए। ये विश्व कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। एक बार फिर बारिश के खलल के कारण न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और क्रांति गौड़ ने दूसरे ही ओवर में सूजी बेट्स को चलता किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते रहे और न्यूजीलैंड कभी भी मैच को जीतने की स्थिति में नजर नहीं आई। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बनाए और मैच डीएलएस नियम के तहत 53 ओवर से भारत के नाम रहा। न्यूजीलैंड की ओर से ब्रुक हॉलिडे और इसाबेला गेज ने अर्धशतक लगाए। शतक लगाने वाली और 3 मैच लेने वाली स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत 5वीं बार महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। आखिरकार भारतीय टीम ने हार के सिलसिले को तोड़ते हुए न्यूजीलैंड को मात दी और इस प्रतियोगिता में अपना अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मैच जीतने में कामयाबी पाई। भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और उनकी यही कोशिश रहेगी कि जीत की इस लय को बरकरार रखे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और इसी के साथ ही हमारे ये समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।